दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सांस की तकलीफ क्यों होती है, दमा क्यों होता है, क्या दमा सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है? जैसे ही मौसम चेंज होता है, कुछ लोग सर्दियाँ आती हैं तो उनको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है और कुछ लोग जैसे ही सर्दियों से गर्मियों की तरफ मौसम जाता है उस वक्त उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो 1 से 4 साल तक की उनकी एज होती है, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, सांस की तकलीफ होती है, नेबुलाइज करना पड़ता है। दोस्तों ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या दमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है और हमें कौन-कौन सी ऐसी दवाइयाँ खानी चाहिए और क्या-क्या ऐसी एहतियातें करनी चाहिए कि सांस की एलर्जी और दमे से मुकम्मल तौर पे हम निजात पा लें। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे फॉलो कर लें ताकि आइंदा आने वाली हेल्थ टिप्स भी आपको मिलती रहें। दोस्तों थोड़ी-सी पैथोफिज़ियोलॉजी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसकी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाती है, आपके फेफड़ों तक कैसे पहुँचती है ऑक्सीजन। आप जब सांस लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा जो माउथ का है वो फेरिंक्स है, फेरिंक्स से नीचे होता है लेरिंक्स, लेरिंक्स से नीचे एक सांस वाली नाली होती है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के दो पार्ट्स नीचे की तरफ जाते हैं जो ब्रोंकाई बन जाते हैं, जिसको टू ब्रांचेस होती हैं जो ब्रोंकाई जिसको कहा जाता है। ब्रोंकाई की फर्दर आगे जो ब्रांचेस बनती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और ब्रोंक्यूल्स से आगे जो है छोटे छोटे टाइनी सैक्स बन जाते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। दोस्तों इतना खूबसूरत ये अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाने का। एल्वियोलाई जो सबसे छोटे टाइनी सैक्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन खून में शामिल होते हुए जिस्म के जितने भी मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको मिलना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, दमे के मरीज़ में होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि जो ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंकाई की जो छोटी ब्रांचेज़ आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाता है। इंसान जो है वो साँस नहीं ले सकता। बहुत से पेशेंट होते हैं, आपके पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जब सांस लेते हैं हमें सीटियाँ बजती हैं और हम सांस नहीं ले पाते और बहुत मुश्किल से तकलीफ होती है। जब वो लेटते हैं तब भी उनका सांस रुकता है और फिर उठ के बैठते हैं या बड़ा तकिया रखते हैं और इस कंडीशन में उन बेचारों की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं और नेबुलाइज़ करवाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं और बार-बार डॉक्टर के पास जाते हैं और इस कंडीशन में वो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स और हकीमों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और बार-बार उनको वो दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स देते हैं जिससे उनका लिवर, उनके किडनीज़ और उनकी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और यही कंडीशन दोस्तों छोटे बच्चों में होती है जिनको बार-बार साँस की तकलीफ़ होती है और वो बहुत परेशान होते हैं उनके वालिदैन, बार-बार डॉक्टर के पास जाके तंग जब आते हैं, वो ठीक नहीं होते, फिर उनको हकीमों और होम्योपैथ के पास लेके जाया जाता है और फिर उनका जो है दमा और वो साँस की तकलीफ़ जो एलर्जिक अस्थमा हम बच्चों में कहते हैं, वो बिगड़ता है, इतना बिगड़ता है कि वो सारी ज़िंदगी उनको जो है तंग करता है। दोस्तों इसकी एहतियात मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जो दमे के मरीज़ हैं, जिनको साँस की एलर्जी होती है, वो बचपन से वो ख़राब हुए हुए होते हैं उन डॉक्टर्स के हाथों, उन हकीमों के हाथों, जिनका इलाज सही मायने में नहीं होता। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, जिसको निमोनिया होता है, वो बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, बार-बार उसको इन्फेक्शन होता है, वालिदैन सही तरीके से एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, तो होता ये है कि वो फिर दमे में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सारी ज़िंदगी उनको तंग करता है और कुछ लोगों को अचानक अचानक इस तरह से सांस की तकलीफ हो जाती है और वो भी इस वजह से होती है कि बार-बार वो उनको चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं और वो एंटीबायोटिक्स टाइम पे नहीं लेते और परहेज़ नहीं करते और घी वाली ऑयली चीज़ें लगातार खाते रहते हैं और एक वक़्त ऐसा आता है कि उनकी सांस की नालियाँ जो हैं वो इतनी तंग हो जाती हैं, उनमें इतना म्यूकस इकट्ठा हो जाता है कि वो फिर कभी भी सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होता। दोस्तों इसकी सबसे पहले एहतियात तो ये है कि जब भी आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएँ, मुकम्मल कोर्स करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अगर आप बड़े हैं, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो आप मुकम्मल उसका 4 से 5 दिन एंटीबायोटिक खा के एहतियात करें, स्टीम इन्हेलेशन लें, घी वाली ऑयली चीज़ों से बचें और फ़ौरन से पहले इसको जड़ से ख़त्म कर दें इस चेस्ट इन्फेक्शन को। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, नस्वार खाते हैं या कोई ऐसा नशा करते हैं, छालिया वगैरह वो भी बंद कर दें। बार-बार अगर आपको इन्फेक्शन होता है और बार-बार एंटीबायोटिक्स आप सही तरह से नहीं लेते और आर्ज़ी तौर पे खा लेते हैं, तो ये दमे का सबब बनता है। अब बात करेंगे अगर आपको दमा हो जाए तो एहतियात क्या करनी है? एहतियात ये करनी है कि ठंडे
यख हवा से बचना है, मिट्टी धूल से बचना है, अगर आपके घर में कारपेट्स बिछे हुए हैं तो उसको निकाल के बाहर मार दें आप। अगर आपके घर में सेम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, क्रॉस वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो ऐसा घर आप चेंज कर लें, अदरवाइज आप कभी ठीक नहीं होंगे, याद रखें। दोस्तों एक बात मेरी आज कान खोल के आप सुन लें कि दमा मुकम्मल तौर पे कभी भी ठीक नहीं होता, ये प्रिवेंशन से ठीक होता है, एहतियात से ठीक होता है। अगर आपको ये कोई बंदा कह देता है या हकीम या होम्योपैथिक के जड़ से ख़त्म हो जाता है, तो ये झूठ बोलता है, याद रखें। इस चक्कर में लोग अपने गुर्दे गवा बैठते हैं, जिगर फेल करवा बैठते हैं उनके कुश्ते और उनके स्टीरॉइड्स खा के, लेकिन दमा ठीक नहीं होता। दमे की सिर्फ प्रिवेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ठंडी हवा से बचें, धूल से बचें, मिट्टी धूल से बचें। बहुत से लोग जो है चक शहजाद इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, 100 में से 5% लोगों को उसका फ़ायदा होता है। अच्छी चीज़ है वैक्सीनेशन, लेकिन 95% लोगों को उसको फ़ायदा नहीं होता। वो भी प्रिवेंशन करते हैं, बाद में एहतियात करते हैं। अब इसके इलाज के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी, आपने एंटीबायोटिक्स की बात तो हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक देख के करनी पड़ती है, लेकिन एंटी एलर्जिक्स कौन कौन सी दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले मोंटिलो कास्ट आप दे सकते हैं, एंटी ल्यूकोट्रिन इफेक्ट रखती है, ये एंटी एलर्जिक भी है, ये आप दें उसको। और रात को सोते वक्त 10 मिलीग्राम बड़ों को, और बच्चों में साशे आते हैं, 4 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है और 5 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है च्यूएबल। 4 साल से नीचे बच्चों को आप 4 मिलीग्राम देंगे, और 6 साल से ऊपर बच्चों को, 12 साल तक के बच्चों को 5 मिलीग्राम टैबलेट जो च्यूएबल है रात सोते वक्त देंगे। इसके साथ बड़ों को टैबलेट ज़ेटोफिन कीटोटाइफिन बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट रखती है, ये आप दे सकते हैं 1 मिलीग्राम रात सोते वक्त। और बच्चों को सिरप ज़ेटोफिन दे सकते हैं। दिन में आप कोई भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक्स है, सिट्राजिन आती है जिसमें ज़र्टेक रेजिक्स के नाम से आती है, लोरेटाडीन साल्ट जिसका ब्रांड नेम सॉफ्टेन है, वो आप दे सकते हैं। ये सारी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दें आप। दोस्तों बात करेंगे नेबुलाइजेशन के बारे में। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें कोशिश की जाती है कि एटम का सॉल्यूशन आता है नेबुलाइजेशन के लिए, वो डाल के उनको नेबुलाइज किया जाए। उसके साथ अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा नमूनिया है, खुदा ना खास्ता सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें क्लिनिल जो सॉल्यूशन है, क्लिनिल एरोसोल और क्लिनिल कंपोजिटम, इन दोनों में से कोई भी मिला के हम जो है नेबुलाइज कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है बच्चे की कितनी हाइट है, कितना वेट है और डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कितनी मिकदार में आपने ये सॉल्यूशंस डालने हैं। और इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन भी 1 या 1.5 सीसी मिला के उनको नेबुलाइज करते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। अच्छा दोस्तों, इन्हेलर भी दिए जा सकते हैं, जिसमें सेरिटाइट इन्हेलर है, वेंटाइट इन्हेलर है, साल्बो है, वेंटोलिन इन्हेलर है। ये सारे इन्हेलर जो ब्रांड नेम आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक बच्चों में और बड़ों में दिए जा सकते हैं। बच्चों में जो है वो स्पेसर के ज़रिए दिए जाते हैं, बड़ों में भी ये कोशिश की जाती है कि इसको स्पेसर के ज़रिए दिया जाए, ताकि जो मेडिसिन की जो मिकदार है वो मुकम्मल तौर पे आपकी सांस की नालियों में जा सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, जिनके बच्चों को सांस की तकलीफ़ है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में उनमें शेयर करें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।